आईपी स्टेडियम में जी टीवी वालों ने एक हाँ। प्रोग्राम किया था जासूस नंबर 1। हम्म। और उस जासूस नंबर 1 में मैंने दुनिया का एक इतना बड़ा क्रिमिनल पकड़ा था जो एक सिंगापुर के चाइनीज बैंक को लूट के आ गया था। क्या क्या था किस्सा वो? $24 मिलियन वो आदमी वहाँ से उसने चुराया। कोई इंडियन था, सिंगापुर में रहता था, उनके पिता पोता सब सिंगापुर में रहते थे, वहीं उसकी शादी एक मलेशियन औरत से हो गई थी। उसने वहाँ से, चाइनीज़ बैंक था, वहाँ से उसने, उन दिनों में ये आपका साइबर वाला मामला शुरू हुआ था, $24 मिलियन उसने वहाँ से साइफन ऑफ कर लिया उस बैंक से। अच्छा। और साइफन ऑफ करके जन की चुरा के वहाँ से, और वो इंडिया आ गया। इंडिया पहुँच गया। इंडिया में तो भाई लाखों करोड़ों की जनसंख्या है। पासपोर्ट उसने अपना दिया और यहाँ से पार हो गया दिल्ली एयरपोर्ट से। वो जब चाइनीज़ लोगों को वहाँ पता लगा, बैंक चाइनीज़ था, जब उनको पता लगा इतना मिलियन हो गया तो उन्होंने अपनी पुलिस में इसकी रिपोर्ट की। सिंगापुर पुलिस ने केस लिया, सिंगापुर पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। अब इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि वो आदमी तो इंडिया चला गया। अब इंडिया से उन्होंने संपर्क करना था, तो इंडिया से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करवानी है तो आपको इंटरपोल के पास जाना पड़ता है। तो वह इंटरपोल के पास गए। जब इंटरपोल के पास गए तो उन्होंने, इंटरपोल ने ये सारा काम दिल्ली में दे दिया। और दिल्ली में सीबीआई का एक डिपार्टमेंट है जो इंटरपोल के केसेस को हैंडल करता है, सीबीआई में है। और सीबीआई जो अपना केस होता है, जो सीबीआई के पास इंटरपोल केस आएगा, वो एक लोकल पुलिस को देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस ने ढूंढना सब कुछ। तो वो ये प्रोसेस उनका। अब वो पैसा लेके तो आ गया, इंटरपोल ने इनको बोल दिया, इंटरपोल ने सीबीआई को बोल दिया, सीबीआई ने दिल्ली पुलिस को भेज दिया। अब दिल्ली पुलिस के पास कहाँ समय है एक आदमी को ढूंढने के लिए, तो दे आर ओवर बिजी इन एनी केस। वो नहीं कर पाए। उनको 2.5 साल हो गए। जब 2.5 साल हो गए तो फिर इंटरपोल ने उस चाइनीज़ पुलिस को, जो सिंगापुर पुलिस है, उनको सलाह दी उन्होंने कि देखिए इंडिया में आप नहीं ढूंढ पाओगे, तो आप एक काम करो, आप, एक व्यक्ति है कुंवर विक्रम सिंह, और वो CII का डायरेक्टर है। CII में काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर। आई वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ए काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर। ये दुनिया की बहुत बड़ी संगठन है, और मैं विंडरमेयर इंग्लैंड में इलेक्ट हुआ था, पहला इंडियन इसके लिए। ही सेड ही इज़ द वन, आप उसके पास जाओ, वो आपका काम कर देगा। तो सिंगापुर पुलिस के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी आप ऐसे ऐसे व्यक्ति इतने पैसे लेके आ गया है इंडिया में, उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारी मदद करो। मैं कहा ठीक है जी, मैं इसको ढूंढता हूँ उसको। तो पैसे उसे तय हो गए, सब कुछ हो गया, तो मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में जो उन्होंने अपना इमिग्रेशन पे एड्रेस दिया था, वहाँ से हमें पता लग गया भी इसका एड्रेस तो चंडीगढ़ का है। तो हमारी टीम चंडीगढ़ गई, मैं खुद गया चंडीगढ़, और जिस जगह पे गए घर पे, वहाँ को उस व्यक्ति नाम का व्यक्ति कोई नहीं था। तो कहते नहीं जी यहाँ तो इस आदमी का कोई आया नहीं। तो इमिग्रेशन में वो एड्रेस दे के आया था कि मैं, मेरा इंडिया में क्या एड्रेस होगा। ही वॉज ए सिंगापोरियन। अब पता नहीं कहाँ कैसे ढूंढे उसको जी। अब जब हमें भी कम से कम 1 महीना लग गया, भी आदमी पंजाब का है, ये तो मुझे पक्का पता था कि वहाँ से आया है, सरदार जी है, बाल बुल काटे हुए थे, लेकिन उसके कोई ना कोई कनेक्शन पंजाब में होएगा, जहाँ ईज़ ऑफ लिविंग उसका हो जाएगा, बातचीत करना, कुछ करना जो हो पंजाब में जाएगा। आपका फर्स्ट क्लू ये था? हाँ, फर्स्ट क्लोज ये था। तो अब हम उससे जी ढूंढने लगे, लेकिन कोई चीज़ हाथ पल्ले लगे ना। एक दिन क्या हुआ कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा, काफ़ी बड़ा एडवर्टीजमेंट, जो 2nd और 3rd पेज के ऊपर था। उसके अंदर लिखा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए इस तरह के प्रोफेशनल चाहिए। तो मुझे लगा, मैं कहा यही तो काम वो आदमी सिंगापुर वाला करता था। सिंगापुर में करता था वो? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा ये काम था उसी का, ऐसा ही तो हो ना हो, ये व्यक्ति वही हो, क्योंकि एक पंजाबी चाहे उसके पास कितने करोड़ों आ जाए, वो काफ़ी देर बैठ के घर नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। बट बात ये है सर, आप अगर वो केस तो आपने चलो बाद में सॉल्व कर दिया, आप पूरी कहानी बताओ अभी। हाँ बट अखबार ना पढ़ते तो क्या होता, मैं तो वो सोच रहा हूँ। हाँ, यस। एक ये तो किस्मत की भी तो बात होगी ना इसमें। इसका डिटेक्टिव लक। हाँ हमेशा परमात्मा डिटेक्टिव की मदद करता है, क्योंकि वो सत्य की तलाश में है। हाँ। तो सत्य की तलाश में आपकी कई चीज़ें मदद करने लगी। तो इसमें भी ऐसा जब देख लिया, तो उसके अंदर इतनी बड़ी ऐड, और नीचे एड्रेस जो था किसी कंपनी का नहीं था, केयर ऑफ DBS, एक डाइनर बिजनेस क्लब थे, पहले डाइनर्स क्लब होता ना, क्रेडिट कार्ड होते थे, उन्होंने एक अपना बिजनेस सेंटर बना रखा था। तो मैंने कहा भी ये इतनी बड़ी कंपनी और ये एड्रेस दे रहा है, एक बिजनेस सेंटर था। उन दिनों में बिजनेस सेंटर कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे ही नहीं।
तो डीबीएस के जो मालिक थे उनको मैं जानता था, अच्छा। और वो क्योंकि श्याम सुंदर अग्रवाल थे जो डेनिस क्लब के कभी मालिक हुआ करते थे। आई न्यू हिम वेरी वेल। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कही, डीबीएस में ऐसे से ऐड निकली है, पता लगा सकते हो जी किसने ऐड दी हुई है? वो कहता लेट्स यू कनेक्टेड। मैंने उससे बात की तो उन्होंने कहा जी ये तो आदमी एक मिस्टर सतवंत सिंह है, ही वॉज ए सब्जेक्ट। तो मैं कहा माई गॉड, है भी सरदार। हाँ, नाम सेम था। हाँ। नाम उसने सेम रखा, नाम भी सेम रखा नाम उसने। सेम रखा, क्योंकि सिंगापुर का पासपोर्ट था, नाम चेंज ही कर सकता जहाँ के। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बिजनेस उसने करना था, उसने उसी नाम से वहाँ जाके अपना अकाउंट खोल लिया, एप्लीकेशन डीबीएस के ऊपर। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैं कहा जी जो आपका वो मेंबर बना तो कैसे बनते हो? वो कहते जी मैं तो सोच के बताता हूँ, ये कैसे बनते हो? मैं कहा ओके, आई एम कमिंग। मैंने फ़्लाइट पकड़ी, मैं बॉम्बे पहुँच गया मिलने उससे। उससे मिलने के लिए। वो तो उनका मैनेजर में से बात कर रहा था, मालिक तो मैं जाके मालिक को मिलना था कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो कोई ना कोई बड़ा आदमी कहेगा तभी वो एम्प्लाई देगा। सही बात तो है। मैंने बड़े आदमी को बोला, मैं क्या बता भी जी जो ऐड दी है जी आपका डीबीएस का पहले मेंबर बना होगा तभी आपको केयर ऑफ दे रहा है, तो मुझे बताओ कि जी आपका मेंबर कैसे बना और क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं। वो उन्होंने बता दिया, और वो बताया। मैं क्या पेमेंट कैसे हुई थी इसने आपको मेंबरशिप? तो बाई चेक। मैं क्या चेक की डिटेल मिलेगी? कि हाँ जी। वो कहते जी हम जो चेक हमें मिलता है उसको फोटो कापी लगाते हैं। तो मुझे उसके चेक की फोटो कापी मिल गई। अब से फोटो बैंक अकाउंट कापी आ से गया। मुझे पता लगा कौन सी ब्रांच है, कहाँ है। हाँ। और वो ब्रांच थी मोहाली की। हम्म। सो मेरा यो था एप्रीहेंशंस कि ये आदमी दिल्ली पंजाब में पंजाब में ही होगा, है। और वो चीज़ मुझे पता लगी। अब पता लगी तो हमने एकदम ब्रांच का पता लगाया। अब ब्रांच में जाके तो बैंक वाले बताते नहीं इसका होम एड्रेस सही क्या बात है। है। बड़ा अच्छा बैंक था, कोई हम काफ़ी कोशिश की, होम एड्रेस नहीं मिला उसका। अब होम एड्रेस मिला नहीं तो बड़ी कोशिश करने लगे। हमने कहा यार बैंक में तो ये आदमी आएगा किसी ना किसी दिन। फिर बड़ी मुश्किल से हमने एक वहाँ का जो पियोन था उसको अपना सोर्स बना लिया बैंक का। तो उस सोर्स ने जाके उसका खाते से पता लगा लिया कि इसका ये आदमी है, इसका घर यहाँ पे है। तो हम उसके घर में पहुँचे। इससे पहले की और इंटरेस्टिंग चीज़ जो छूट गई है असली, वो ये हुआ कि जब हमें ये पता लग गया कि बैंक की डिटेल और सारा कुछ, तो मैंने कहा कि ये व्यक्ति के पास $24 मिलियन हैं और वो 2.5-3 साल से रह रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वो खर्च करेगा इसको। और वो खर्च क्या करेगा? सरदार जी लेगा। आदमी है, गाड़ी लेगा, सबसे बड़ी मर्सिडीज लेगा, कि वहाँ उसको शौक मर्सिडीज का है। अब हमने मर्सिडीज की तलाश करनी शुरू कर दी। तब तो मर्सिडीज बहुत कम मिला करती थी, 2-3 जगह पे थी, एक ही जगह पे गिनी थी। चुनी होती है। वो जहाँ जहाँ हमने पता लगाया, हमें वहाँ पे उस एड्रेस का, उस नाम की कोई मर्सिडीज मिली नहीं थी। एक जगह जाके एक पता लग गया कि ये मर्सिडीज इस आदमी ने खरीदी है, और घर का एड्रेस वही जो उसने शुरू में ओरिजिनल दिया था, इमिग्रेशन पे जो दिया था। इमिग्रेशन दिया था, वहाँ तो रहता नहीं था। तो हमने सोचा यही आदमी है, क्यों अपना एड्रेस देगा, ये सेम आदमी मिल गया, जबकि इसके पास अब कार है। हाँ। अब कार का पता लगा लिया। फिर हमने कहा कि ये जो पंजाब के लोग हैं ये हर टाइम अपनी सबसे बड़ी एक्सपेंसिव कार यूज़ रोज नहीं करते, दे हैव ए सेकंड कार आल्सो। ये तो जिस दिन शादी पे जाना, गुरुद्वारे में जाना, ये जाना, अच्छी जगह जाना, वो अपनी मर्सिडीज और दूसरी चीज़ लेके जाएंगे, बाकी सब जगह दूसरी लेके जाएं। तो फिर दूसरी उन दिनों में बेलिनो गाड़ी आई हुई थी, नया नई। तो उसका हम सर्च करते करते भी नई गाड़ी खरीदेगा, नई जगह आई हुई है। एक हमने बेलिनो पकड़ ली जिसका सेम एड्रेस था उसका, फेक वाला। सो ये 2 गाड़ियों का हमें पता लग गया कि ये कहाँ कहाँ पे ये हैं। और फिर ये इधर से बैंक का पता लगा, बैंक से उसका एड्रेस पता लग गया। बस एड्रेस पता के जब हम वहाँ पे पहुँचे तो दोनों गाड़ियाँ उस घर पे बाहर खड़ी थी। तो हमारा काम इसमें बन गया। अब आइडिया था कि इसको गिरफ्तार कैसे करें। क्योंकि प्रूफ तो है नहीं। प्रूफ अभी नहीं है, प्रूफ तो है, वो तो पकड़ने का था, लेकिन अब ऐसे जाके गिरफ्तार नहीं कर सकते। सही बात है। तो उसके लिए फिर आपको सीबीआई में जाना पड़ेगा ना, दिल्ली पुलिस को जाना पड़ेगा। अब हमें पता था कि आप ये पंजाब में है, इसके पास $24 मिलियन हैं, तो अगर पंजाब में कोई इसको पकड़ेगा तो पैसे तो कुछ गए। लाख रुपए दे देगा उनको। हाँ, सही बात है। प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी, अकाली सरकार थी वहाँ पे। तो हमने कहा जी किसी एमएलए को पैसा दे के, चीफ मिनिस्टर से बात करा के, ये यहाँ पकड़ा नहीं जाएगा जी। और फिर पंजाब के लोगों से क्या लेना देना चीनी बैंक से। ऐसा हमारा थोड़ा चोरी किया है, जिसका चोरी हो चीन का बैंक है, हेल विद हिम।
हमने उसको वॉच करना शुरू कर दिया। फिर हमें डीबीएस से पता लगा कि ये अपनी डाक वगैरह जो चिट्ठियाँ वगैरह इसकी आती हैं, ये दिल्ली में डीबीएस का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑफिस था वहाँ भी आता है। तो हमने इसकी वॉच चंडीगढ़ से शुरू कर दी। और एक दिन मुझे पता लगा कि ये व्यक्ति डीबीएस दिल्ली में आ गया अपनी वाइफ और बच्चा के साथ। और मज़ेदार बात है, आपको बताऊं कि उस वक्त रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था। उस पर चंद्रशेखर जी स्टेज पे थे, मैं भी स्टेज पे था, मैंने राजपूतों वाली पगड़ी पहन रखी थी और बहुत बड़ा सम्मेलन था उसमें। अब मुझे वहीं पे फ़ोन आ गया, उन दिनों में मोटरोला फ़ोन थे बड़े बड़े मोटे वाले। तो कहा भी वो सब्जेक्ट आ गया जी। मैं कहाँ, कहते जी वो तो डीबीएस में इधर है। मैं, सब लोगों ने उसको घेराबंदी कर ली थी, कहते आप आ जाइए तुरंत। अब मैं स्टेज से कैसे उठूँ? मैं चंद्रशेखर जी क्या जी, मैं कहा मेरा पेट में बड़ी खराबी हो, गड़बड़ हो गई है, मैं जाना चाहता हूँ। कहते जा जल्दी जा बे तुम तो। और मेरे पास अंदर में ड्राइवर नहीं था और सफारी गाड़ी थी मेरे पास। तो मैंने बैठ के कुर्ता पजामा पहना हुआ और मैंने पहले तो पगड़ी उतारी अपनी, रखी, सीधा डीबीएस पहुंचा तो उसकी गाड़ी खड़ी थी। अब उसकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है तो थोड़ी देर में वो अपनी वाइफ के साथ नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा, तो मैंने उसका गाड़ी से फॉलो करना शुरू कर दिया। अब फॉलो करता हूँ, 2-3 जगह डिफेंस कॉलोनी गया, कई जगह गया वो, लेकिन हमारी पूरी टीम थी। उन दिनों हमारे पास वो पुलिस टाइप के वायरलेस भी होते थे। तो करते करते, लेकिन अब समझ ना आए कि इसको मैं इंटरसेप्ट कहाँ करूँ। मैंने दिल्ली पुलिस वाले को, जो उन दिनों में डॉक्टर पॉल होते थे, डॉक्टर पॉल ही थे, पहला नाम भूल रहा हूँ, वो ही वॉज नंबर 2 इन दिल्ली पुलिस, और वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे सीबीआई के साथ। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब, वो आदमी सब्जेक्ट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको गिरफ्तार करना। तो कहते बताओ कैसे किया जाए। मैं से तो आप बताओगे कैसे गिरफ्तार करना है? कहते किसी ढंग से इसको रोको भाई, कुछ करो। मैं कहा डन। इतने में इसने एम्स से जो आईने को सड़क जाती है ना, जो आईआईटी की तरफ जाती है वही वाली। नो, एम्स में जो आईने मार्केट में जो जाती है, राइट साइड में आईने मार्केट है। करेक्ट। तो वो अब तो बड़ी सुंदर बन गई है। वो व्यक्ति जो है वो आईने मार्केट की तरफ चला गया और आईने मार्केट के अंदर चला गया। उसने अपनी गाड़ी पार्क की वहाँ पे और वाइफ उसकी बैठी रही वहाँ गाड़ी के अंदर ही, और हम एकदम उतरे और हम उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाके, कोई 15-20 गज के ऊपर जाके उसको मैंने आवाज़ लगी, ऐसा हेलो मिस्टर सिंह। कहते यस। उसे पीछे देखा। मैं क्या, आर यू सो एंड सो? कहता यस। आई सेड यू अंडर अरेस्ट। ये नितिन, इस देश में पहली बार किसी ने ये शब्द इस्तेमाल किया है। ये तो पुलिस वाले भी नहीं करते हो, कहते भाई साहब से बात करनी है, साइड में ले जाते हैं। और आपके यहाँ हमारे कानून में अधिकार, एक व्यक्ति को अगर कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर है तो कोई भी सिविलियन उसको अरेस्ट कर सकता है। ये ऐसा प्रावधान है आपकी आईपीसी में। हाँ, यहाँ पे कानून है इसका कि कोई, हाँ है। मतलब मैं अगर सिविलियन हूँ और मुझे पता है कि सामने वाला क्रिमिनल है, हाँ, मैं उसको अरेस्ट कर सकते हो, आप डिटेन कर सकते हो। अच्छा जी, आपके पास इतनी पावर सिविल के पास। एवरी सिविलियन इज ए पुलिसमैन इन सिविल ड्रेस। और ये प्रॉपर लीगल है, ये किसी को पता नहीं है। जो उसने मुझे कहा, मैंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। उसके हाथ में नोकिया का कम्युनिकेटर होता था, जानते, लंबा सा पहले होता था, ऐसे खुलता था। बिल्कुल। उसने मेरे छाती पे मारा बड़ी जोर से और मैं गिर गया। जो गिरा तो भागा, मैं उठा तो मेरे साथ बाकी लोग भी जो थे टीम वाले, हाँ, वो भी भागे उसकी तरफ। ये सीन इमेजिन करिए कि आईने मार्केट में छोटे से रास्ते में सारी दुकानें, मुर्गे की, इसकी उसकी, मुर्गे उड़ने लगे तो भाग रहे थे, सारे लोग भाग रहे थे। फिल्मी सीन टोटल। आखिर में जाके वो आदमी एक जगह फंस गया, आगे रास्ता नहीं था, तो मैंने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो अब तकड़ा था वो, अब वो भागने की कोशिश करे। मैं क्या, इसके यार कपड़े फाड़ दूँ मैं। मजेदार बात, जब कपड़े फाड़ने लगा तो मेरा अपना पर्सनल जो ब्रांड है वो है पोलो, रैल्फ लॉरेन का। उन दो में मिलते नहीं थे। उसने वो पहना हुआ। अब मेरी दिल ही नहीं माना कि उसकी मैं शर्ट को फाड़ दूं। यू नो, लुक दैट, ब्रांड जरूरी है। ब्रांड का जो लॉयल्टी है हैं, वो लॉयल्टी देखो कि आपके पास तो सामने उसने पहन रखी है, उसकी शर्ट को फाड़ने का मेरा मन नहीं किया है। मैं कहा मैंने इसको फाड़ना, तो उसको पकड़ के फिर पकड़ लिया। बाकी लोग भी आ गए। तो आईने मार्केट में वो शोर मचाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। तो लोग सोचने लगे शायद ये किडनैपर्स हैं, लोन वाले लोग होंगे। लेकिन आप सिविलियन में थे ना? सिविल में सारे थे। और फिर 2-3 लोगों ने कहा नहीं भैया दिल्ली पुलिस के लोग हैं, इनके पास वायरलेस है। तो लंबा वायरलेस था हमारा जो दिल्ली पुलिस टाइप का, उसको मैं
बाहर पकड़ के ले आए। आज भी देखोगे आईने मार्केट में एक छोटा सा पुलिस पोस्ट बनी हुई है, आज भी है। मैं उसके अंदर उसको ले गया। जब उसको ले गया अंदर तो खाली पुलिस पोस्ट थी, लोग इकट्ठा हो गए, सब कुछ हो गए। मैं उसको बैठा लिया तो मुझे कहता, मुझे बताइए व्हाट्स योर नेम। आई सर माय नेम इज सो एंड सो। कहता आर यू इन्वेस्टिगेटर? मैं यस। कहता ओके। कहता यू नो हाउ मच मनी आई हैव विद मी? मैं कहा वो तो छप चुका भाई, अखबारों में छप गया है, तुम्हारे पास कितना पैसा है? कहता है $24 million। मैं कहा यस आई नो। ही सेड आई विल गिव यू हाफ, लेट मी गो, आई विल मेक यू अ रिच मैन। अब उसने बोल दिया ऐसे तो एक सेकंड मैंने सोचा। मैंने कहा सुन भाई बात, मेरे धर्म में रिच मैन पुअर मैन बनाने का काम ये परमात्मा के पास है, और ये काम उसने अभी किसी को दिया नहीं है। अगर परमात्मा के पास ज़्यादा रश हो गया तो वहाँ सेंट पीटर बैठा है, गुरु नानक बैठा हुआ है, कबीर साहब बैठे होंगे, अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको वो आउटसोर्स कर देगा, तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। वाह। एंड सेकेंडली यू बास्टर्ड, हाउ डू यू नो दैट आई एम नॉट अ रिच मैन ऑलरेडी? वाह। क्या बात है सर, फिल्मी एकदम है तो मतलब बिल्कुल। माहौल बना पड़ा पूरा। अब उसके बाद जी मैंने 100 नंबर में फ़ोन किया, को मुझे लगा कि इसके पास पैसे बहुत हैं, ऐसा ना हो कि दिल्ली पुलिस में कोई घपला हो जाए, इसका अरेस्ट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। हाँ। तो 100 नंबर फ़ोन किया, अब बताना पड़ता ये है वो 100 नंबर की गाड़ी होगी, उसको हमने सौंप दिया। कोटला मुबारकपुर जो पुलिस स्टेशन है उसको हम वहाँ पे ले गए, और उसको मैंने कहा था मैं कि आप यू विल बी द पुअरेस्ट मैन इन इंडिया, तो मुझे रिच मैन बना रहा था। और जमा तलाशी हुई, जेल उसके अंदर चला गया। अब वो पुलिस वालों को पता न लगे कि इसको हम अरेस्ट किस धारा में करें, और उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। SHO कोई वो भी यादव साहब थे कोई, उनको पता नहीं इसको मैं किस धारा में अरेस्ट करूँ। कहता आप लेते आए हो भाई, मैं इसका क्या करूँ? मैं क्या भाई ये एक्स्ट्राडिशन में जाएगा, हाँ। ये विदेशी आदमी है। कहता विदेशी आदमी को दंगा दूंगा तो किया ही नहीं है। अरे दंगा नहीं, ये फ्रॉड करके आया हुआ, ये उसके वारंट है इंटरपोल के, इसके ये है वो है। तब रात के कोई 9-10 बज गए थे। उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फ़ोन किया, कोई गुप्ता साहब थे, उसको भी नहीं पता था कि ये एक्स्ट्राडिशन एक्ट क्या चीज़ होती है। अच्छा। उन्होंने कहा मुझे पता है एक्स्ट्राडिशन होती है, लेकिन कौन सी धारा लगेगी कोई नहीं, आप इसको उसमें कर लो एक्स्ट्राडिशन एक्ट में। वो कहते मुझे गलत लिख दूंगा। वो कहता रख दे। कहता सारे इसको मैं 751 में अंदर कर दूँ। मुझे हाई सेड कमन भाई थानेदार साहब, आप 751 में इसको गिरफ्तार करोगे, सवेरे जज इसको जाति छोड़ देगा तो ये तो भाग जाएगा। तो आप इसको जगह को खाली रखो जो आपने सेक्शन लगानी है, लेकिन इसको रात को जेल में रखो, इसको ये जाने ना पाए। ये देश का पहला आदमी हमने फॉरेन वाला पकड़ा है, जो क्राइम जिसने किया विदेश में, यहाँ पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ी देश की घटना है। वही बात हुआ जी, जो सुबह उसको पेश किया गया आपके पटियाला कोर्ट में, तो उसको बचाने के लिए तुलसी नाम है, हाँ तुलसी एडवोकेट है ना, देश का बहुत बड़े एडवोकेट है वो, KTS तुलसी, मेंबर पार्लियामेंट भी आजकल। उसकी पूरी टीम आई हुई वहाँ पे उसको बचाने के लिए। जब टीम आई तो मैं हिल गया, मैं कहा ये तो भाई ले जाएंगे इसको निकाल के। अब जब निकालने की जब बात होगी तो वहाँ पे बहस होने लगी। हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पता ही नहीं, वो कहें जी तो प्राइवेट डिटेक्टिव है, इन्होंने पकड़ा, ये कौन होते हैं, हमारी कोई ट्रीटी नहीं है, ऐसे ही कर लिया वैसे कर लिया। तो मैं हुआ, मैं कहा ये मामला ख़राब है। मैंने सोचा कि मैं जज साहब को ये बात बता दूँ। कैसे बताऊँ मैं उनके पास धीरे से गया जज साहब के पास। मैं एक छोटी सी बात करनी, क्या जी? आई सेड आई एम फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। मैं ये नहीं कहा प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। कहता बताइए। मैं कहा इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देनी है। वो चैम्बर में ले गए। उस चैम्बर में मैंने जाके उनको सिंगापुर पुलिस का जो वारंट वो दिखाया, इंटरपोल का दिखाया। मैं कहा ये है जी, आप इसको छोड़ मत देना, ये पहला एक्सट्रेडिशन का केस होगा, अगर आपने छोड़ दिया सारी बात आपके ऊपर आ जाएगी। तो कहता फिर क्या करूँ? मैं कहा 14 दिन में इसको जुडिशियल में भेज दो, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, वो गया, जाके उसने 14 दिन जाते ही भाई साहब MEA वाले लोग, MHA वाले लोग सारे इकट्ठे हो गए, और उसको इतना ज़बरदस्त केस बना उसके ऊपर। बड़ी कोशिश की उसने तिहाड़ जेल में क्राइम करने की, ताकि जहाँ बच जाए यहीं रहे, वहाँ तो पनिशमेंट होनी थी। इंडिया की पहली एक्स्ट्राडिशन किसी क्रिमिनल की हुई, वो उस आदमी की हुई जब उसको यहाँ से सिंगापुर भेजा गया। जब सिंगापुर पहुँचा वो आदमी, एयरपोर्ट के ऊपर सारी प्रेस आई हुई थी, और गवर्नमेंट बताना चाहती थी अपने लोगों को कि अगर कोई यहाँ पे क्राइम करेगा सिंगापुर में, उसको हम ढूंढ लाएंगे, कहीं से भी लाएं। तो वो वहाँ पे सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उस आदमी से सारा पूछा गया और सब बात मान गया।
और जब प्रेस वॉज खत्म होने लगी तो उसने कहा कि एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ। साहब कहते क्या जी? कहता एक इंडिया में पागल आदमी है कुंवर विक्रम सिंह जिसको $12 मिलियन की समझ नहीं आई। हाँ। मैं उसको $12 मिलियन दे रहा, दैट इडियट आदमी को, फुलिश मैन को, उसको 12 मिलियन का पता नहीं लगा। ये उसकी वजह से मैं फंसा हूँ। वो न्यूज़ अगले दिन सब पेपर में हेडलाइन थी, द मैन रिफ्यूज $12 मिलियन वाओ। एंड आई गॉट द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड इन टोक्यो। वाओ।